गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले बेटा हमने पादप कोशिका के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, टॉपिक आपको समझ में आए तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिए। ठीक, आज बेटा हम बात कर रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, है ना। देखिए, मूल रूप से जो भी कोशिकांग है वो पादप और जंतु कोशिका में लगभग समान है, लेकिन फिर भी कुछ उन दोनों में अंतर है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जंतु कोशिका। देखिए, मान लीजिए ये बहुत सारी जंतु कोशिकाएं हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक जो जंतु कोशिका है उसको मैं बड़ा करके बता रहा हूं, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक आज का, जंतु कोशिका। देखिए, जंतु कोशिका के सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को ही कहते हैं सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। और इसको हमने बड़े अच्छे से बात किया हुआ है क्या कि जो कोशिका झिल्ली है, सेल जो मेम्ब्रेन है, ये चयनात्मक होती है, अर्थात ये सेलेक्टिव नेचर की होती है। किसी भी सॉल्यूशन को, उसमें से सॉल्यूट को लेना है या नहीं लेना, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली, और आपके सेलेक्टिव मेम्ब्रेन और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो ये इसके सराउंडिंग में अदर सेल्स हो गई, इसी तरीके से ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के मिड में कोशिका के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल एक फ्लूइड भरा रहता है, और उस फ्लूइड को हमने बात किया है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। ये हमने अच्छे से बात किया हुआ है। अब देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन जो मुख्य अंतर है वो सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो जाता है। क्या कि पादप कोशिका के सबसे बाहर की ओर कौन सा आवरण होता है? हाँ, कोशिका भित्ति। बट यहां एनिमल सेल में सबसे बाहर यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ये मेन मुख्य अंतर है, ध्यान रखना, प्लांट और एनिमल सेल में। सेकंड जो है कि इसके अंदर कहां भी एनिमल सेल में जो वैक्यूल है, फर्स्ट ऑफ कॉल अब्सेंट होती है। इट मींस वैक्यूल यानी कि रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होती है। लेकिन अगर मौजूद हो तो छोटी सी मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा के अंदर ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, ठीक है। अब चूंकि जंतु कोशिका में वैक्यूल यानी कि रिक्तिका नहीं पाई जाती, और अगर है तो छोटी छोटी मात्रा में, बहुत कम संख्या में उपस्थित होती है। यही कारण है जो केंद्रक को मिड में ले आती है, अर्थात इसका जो केंद्रक है वो लगभग कहां पाया जाता है? बीचों बीच यानी कि सेंटर के अंदर, एनिमल सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, केंद्रक के बारे में हमने कल बात की हुई थी इससे पहले वीडियो में। तो देखिए, केंद्रक को दोबारा से देख लेते हैं कि एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। तो देखिए, ये हो जाती है हमारी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर कैरी करता है, कौन? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोमल नेटवर्क, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा
जिस प्रकार एक कोशिका में फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं भाई? जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक उसी तरीके से केंद्रक के अंदर यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस अ फ्लूइड आर प्रेजेंट एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्लूइड, यानी कि केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्लूइड। ठीक इसी तरीके से और आगे बात करें तो केंद्रक के अंदर हमने कल बात की थी अगले वीडियो में कि इस पूरे केंद्र को, न्यूक्लियस को कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करने वाले को कहते हैं हम केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलाई। ये हो गई इसकी केंद्रिका। देखिए हम बात कर रहे थे कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो लिक्विड होता है, उसे कहते हैं केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियर फ्लूइड। और इसके मिड में एक ऑर्गन पाया जाता है, उसको कहते हैं अपन केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस। और कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस और केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या है? कंट्रोल अ कंप्लीट सेल और सेल ऑर्गेनेल्स, इन सबको कंट्रोल करना। ठीक है। एंड मेन रोल प्ले इन सेल डिवीजन, इट मींस कोशिका विभाजन जब होता है उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो अपना केंद्रक ही करता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसका स्केलेटन, केंद्रक जो भी यानी कि न्यूक्लियस जो भी मैसेज है या उसका अदर पार्ट से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमने बात की हुई है। एक स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है ना, तो दीज स्पाइरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना बच्चों, ये नंबर ऑफ होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोई 2-4 ही बना रहा हूं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बट हम अच्छे से समझ पाए इसलिए हम 1-2 ही इसको डिनोट कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है प्लांट सेल में, इफ राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन है भाई? ये है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम, if ribosome are present, so this type of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum। अर्थात अगर अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, कौन मौजूद है भाई? राइबोसोम अगर मौजूद है तो इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं? हमें पता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अब हमने यह भी पढ़ा हुआ है कि इस राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, तो फटाफट बताइए। हाँ, वेरी गुड। देखिए इस राइबोसोम का मेन जो वर्क है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या वर्क है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन को डेवलप करना, बनाना। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। और आगे बात करें तो अगर राइबोसोम नहीं है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब हमने इसके ऊपर भी बात किया हुआ है कि जो SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है, यानी कि लिपिड का जो फॉर्मेशन है, लिपिड का जो डाइजेशन है, उससे ये संबंधित है। अर्थात कि जो फैट है उस फैट से रिलेटेड जो वर्क करता है वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ध्यान रखना बच्चों, ये अंतःप्रद्रवी जो जालिका है ये पूरे के अंदर कंप्लीट नेटवर्क बनाती है, इसलिए इसको सेल का स्केलेटन भी कह सकते हैं। आगे बात करें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऑलमोस्ट नीचे की तरफ या आसपास में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है
जल्दी से बताएं क्या कहते हैं इसको, ये हमने बात किया हुआ है ना। तो दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी क्या कहते हैं बेटा? गोल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोल्जी काय कहते हैं। अब ये गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी जो है ये क्या काम करती है? ये प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का जब निर्माण होता है उसमें अपना रोल प्ले करता है। एक सेकंड नंबर, जब कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो उसमें भी ये थोड़ी बहुत मात्रा में अपना योगदान देता है। देखिए आगे बात करें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे ऑलमोस्ट एक स्लीपर यानी कि जूते के आकार का एक अंग और पाया जाता है, और इस जूते के आकार के अंग को क्या कहते हैं? इस जूते के आकार के अंग को कहते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, हम केवल अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूरा वर्णन देख लिया है ना, जो प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका उसका पूरा वर्णन देख लिया, पूरा डायग्राम देख लिया, और आज हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका। अब जब हम आगे बात करेंगे तो जो भी ऑर्गन्स हैं उनको वन बाय वन हर एक टॉपिक को बड़े ही अच्छे से देखेंगे, है ना। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो रिपीट करते रहें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दीज ऑर्गन प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके रूप में भी? ये एटीपी के रूप में क्या बनाता है? ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। सो दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एनर्जी पैकेट कह सकते हो, या इसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? एनिमल सेल। तो देखिए एनिमल सेल का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एक और है क्या, कि न्यूक्लियस के आसपास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लाइक दिस। दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं इसको? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब देखिए अ सेंट्रोसोम इज अ यूनिक एंड स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनिमल सेल, because these main function, its main function is a main role play at a time of cell division। अर्थात कोशिका विभाजन जब होता है किनमें? जंतु यानी कि एनिमल सेल में, तो उनमें जो मेन जो रोल है वो सेंट्रोसोम, हाँ इसी को बेटा कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं तारक काय। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं तारक काय। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे ना जंतु और पादप कोशिका में अंतर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेंट्रोसोम, इफ सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट सो दिस सेल इज एनिमल सेल, एंड इफ सेंट्रोसोम आर एब्सेंट दिस सेल इज प्लांट सेल। इट मींस दोनों में डिफरेंस, अंतर करने का अगर कोई आधार है ना, तो उसमें से एक आधार है आपका तारक काय। तो क्या चीज पता चली कि तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम केवल और केवल किसमें मौजूद होता है? जंतु यानी कि एनिमल सेल में, ठीक है। देन हम बात करें, इसमें एक ऑर्गन और होता है, उसको हमने पढ़ा हुआ है, और इस ऑर्गन को कहते हैं आपके लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में भी हमने बात की हुई है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला, है ना, अ सुसाइडरी बैग ऑफ सेल। क्लियर? इनके अलावा और अगर बात करें, इनके अंदर छोटी छोटी बॉडीज और होती है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म काय कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं आपके सूक्ष्म काय यानी कि माइक्रो बॉडी। और छोटी छोटी मात्रा में इसमें एक स्पेसिफिक बॉडी और होती है, उसको कहते हैं अपने फैट बॉडी। क्या कहते हैं? फैट बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम दिन भर कभी कुछ खाते रहते हैं, और जो फैटी होते हैं ना, थोड़े गोल मटोल, गब्दू गब्दू, है ना, तो उनके अंदर जो एक्स्ट्रा जो फैट है
वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर जमा होता रहता है और धीरे धीरे उनका बॉडी का जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है, लाइक टमी का बाहर आ जाना, बॉडी का लूज हो जाना। तो जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हमने जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, उनको बड़े ही अच्छे से डायग्राम बना करके और हमने देखा था। उसी को याद करवाने के पर्पस से एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूं, वो है डिफरेंस, है ना, अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, अर्थात जंतु और पादप कोशिका में अंतर क्या क्या है ना। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। दिमाग में एक चीज सेट करें। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो कोई भी हम टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक की एक फिल्म, एक इमेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जिस प्रकार हम एक गाना सुनते हैं, है ना, और वो गाना हमें याद रह जाता है, चाहे वो कितना ही पुराना गाना क्यों ना हो, है ना। मूवी स्टोरी जो है वो एकदम हमें अच्छे से याद रह जाती है, कारण कि हम उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, हमारे मस्तिष्क में उसकी काल्पनिक फिल्म बनाते हैं, है ना, कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो उसी तरीके से जो भी हम टॉपिक देखें, जिसके ऊपर भी हम चर्चा करें, है ना, तो उस टॉपिक का एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक जो व्यू है वो आप अपने दिमाग में बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देन उस चीज को अपने को लर्न यानी कि याद करना है। ठीक है, उसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं डिफरेंस यानी कि अंतर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन हर बार आता है कि जंतु और पादप कोशिका में अंतर बताएं, है ना। तो मैं यहां आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं, बट आप जब नोट्स बनाओ तो उसको पूरा डिटेल से लिखोगे, है ना। तो तरीका भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन दोनों में अंतर। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति, है ना। अब आपको पता ही है कि एक पादप कोशिका में सबसे बाहर का आवरण कौन सा होता है? हाँ, एक डेड लेयर होती है, और वो मृत जो डेड लेयर है उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। और याद है आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से याद है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? हाँ, राइट, ये बनी हुई होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और कैल्शियम के कणों से, है ना। तो अब आपको याद आ ही गया होगा कि दोनों में से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में से किसके अंदर ये भित्ति पाई जाती है। तो नो डाउट आपको पता ही है कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है यानी कि उपस्थित होती है, जिसको मैं देखो शॉर्टकट में ऐसा लिख रहा हूं। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आई थिंक आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, बट जब आप नोट्स फिल करें, अपने नोट्स लिखें, उसमें आप पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे? कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है ना। इसी तरीके से एनिमल सेल में होती है क्या? नहीं होती। वेरी गुड। देखिए, जो एनिमल सेल है उसमें सबसे आउटर मोस्ट कवर कौन होता है? पता है हमें, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो बात करें पहले टॉपिक की, सेल वॉल अब्सेंट एंड एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड अब्सेंट इन एनिमल सेल, है ना। नेक्स्ट बात करें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। अब आपको अच्छे से पता है कि जो रिक्तिका है ना, ये रिक्तिका पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है ना। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, बड़ा आकार या यूं कह सकते हो आप बिग इन साइज। तो जो बड़ा साइज जो है किसका? रिक्तिका यानी कि वैक्यूल का। किसमें होता है? प्लांट सेल में, है ना। और एनिमल सेल में हमें पता है कि वैक्यूल जनरली तो क्या होती है? अब्सेंट। और अगर है भी तो क्या होगी? ये आपके छोटे आकार की यानी कि स्मॉल साइज की ये प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ये आपके साइज इन स्मॉल यानी कि छोटे छोटे आकार की ये पाई जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। अगर ये है, मौजूद है ना, इफ वैक्यूल आर प्रेजेंट देन इन स्मॉल साइज, छोटे आकार की
पाई जाती है ना। नेक्स्ट बात करें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। तारक काय, अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम इज अ यूनिक एंड स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनिमल सेल, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंदर तो तारक काय मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में ये क्या होता है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। और जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम का मेन रोल क्या है, इट्स अ मेन वर्क एट ए टाइम ऑफ सेल डिवीजन। किसमें भी, एनिमल सेल में। और यही कारण है कि ये एनिमल सेल में पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। अब देखिए जो हरित लवक है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता ही है ये प्लांट यानी कि पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है ना। तो ये क्या होगा, अभी पौधों में पाया जाएगा और हमने इसके ऊपर बात भी की हुई है। ये करता क्या है बेटा, ये करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है, वो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य जो कार्य है वो किसका है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो आपके पाया जाता है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में। और मेन वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश संश्लेषण इनके द्वारा किया जाता है। और हमें यह भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग अपना फूड बनाते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं, है ना। और क्या ये क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में यानी कि एनिमल्स में होता है क्या, नहीं होता, इसके अंदर अब्सेंट होता है। अगर सोचो अगर ये क्लोरोप्लास्ट मनुष्य में भी होता तो आज सारे के सारे सलमान खान बने रहते हैं। कैसे, शर्टलेस, ऐसे हुए, धूप में खड़े हुए और हमारा भोजन बन गया। हमें बिल्कुल भी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती, है ना, कि सुबह जाओ कमाने के लिए और शाम को आओ, ऐसा कोई झंझट नहीं होता। क्या होता, केवल शर्टलेस हुए, धूप में खड़े हुए और खाना बन गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऐसा नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है ना। फिर आगे बात करें स्टोर्ड फूड यानी कि जो संग्रहित भोजन है, संग्रहित भोजन, संग्रहित जो भोजन है पौधों के अंदर क्या होता है, पौधों के अंदर होता है बेटा स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च, जिसको अपन कहते हैं मंड। क्या कहते हैं, मंड यानी कि स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, ये जब हमारा आगे टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से बात कर लेंगे। फिलहाल इतना रखें कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉडिफाइड या यूं कहूं कि विस्तृत रूप है, उसको पॉलीसैकेराइड के अंदर काउंट करते हैं। तो स्टार्च यानी कि जो मंड है ना, ये पौधों में उनका स्टोर्ड फूड यानी कि संग्रहित भोजन होता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हमें पता है कि क्या पाया जाता है, स्टोर्ड फूड, ग्लूकोज पाया जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज। और एक चीज और ध्यान रखना, ग्लूकोज इज एनिमल स्टार्च। इसको क्या कहते हैं, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज इन एनिमल, ग्लूकोज इज डैश डैश डैश, है ना। तो वो होता है हमारा एनिमल स्टार्च। इसको जंतु मंड या जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, देन बात करें साइटोकाइनेसिस। देखिए आपने 9th और 10th, 9th का एक टॉपिक था कोशिका विभाजन, है ना। तो वहां आपने पढ़ा होगा कि कोशिका जो विभाजन है वो 2 चरणों से होता है। पहला केंद्रक विभाजन, इट मींस कैरियोकाइनेसिस, एंड अनदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीव द्रव्य विभाजन। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विभाजन। अब आपने अगर 9th 10th अच्छे से किया है तो आप नो डाउट आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर कौन सा तरीका होता है, प्लांट के अंदर होता है बेटा प्लेट फॉर्मेशन। क्या होता है, प्लेट। कौन सा तरीका होता है, प्लेट फॉर्मेशन। तो ये जो तरीका है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पी से क्या है, प्लेट, और पी से क्या है, प्लांट। तो आप पी को लिंक कर सकते हो, यानी कि जो खंड या प्लेट फॉर्मेशन जो है वो पाया जाता है प्लांट में, जबकि जंतुओं में पाया जाता है क्लीवेज यानी कि विदलन। कौन सा तरीका होता है, विदलन यानी कि
क्लीवेज। ये जंतुओं का स्पेसिफिक फीचर्स है ना। और फिर फाइनली लास्ट अगर हम बात करें उदाहरण, तो उदाहरण आपको अच्छे से ही पता होगा कि जितने भी हरे पौधे हैं, है ना, उनके अंदर आपके ये प्लांट सेल पाई जाती है, और जो भी विकसित जो जीव है ना, उन सभी जीवों में क्या पाया जाता है, आपके एनिमल सेल, जिसमें हम लोग एनिमल के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो अंतर है जंतु पादप और जंतु कोशिका, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।